नमस्कार। चलिए आज भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ सबसे जरूरी सवालों को हल करते हैं। ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी पक्का करने के लिए है, ताकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम एक एक करके भौतिकी के इन 5 सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन से गुजरेंगे। अच्छा, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें। इससे ये एक एक्टिव लर्निंग सेशन बन जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं एकदम फाउंडेशन से, उन मूल सिद्धांतों से जो पूरी फिजिक्स की नींव है। और ये रहा हमारा पहला सवाल, जो फंडामेंटल एसआई यूनिट्स पर है। थोड़ा रुकिए, सोचिए और अपना जवाब चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, कैंडेला। जैसा कि आप देख सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट कैंडेला है। देखिए, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स की बाकी सारी यूनिट्स इन्हीं से मिलकर बनती हैं। तो इन्हें याद रखना किसी भी एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। अगला सवाल आपकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की समझ को परखेगा। तो बताइए, इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? और सही जवाब है डी, विद्युत धारा। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है ना? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन ये वेक्टर एडिशन के नियमों को फॉलो नहीं करता, और बस इसी वजह से इसे एक स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। तो रूल्स के साथ एक्सेप्शंस को जानना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। तो चलिए अब उन सिद्धांतों को टेस्ट करते हैं जो ये बताते हैं कि कोई भी चीज मूव कैसे करती है। ये तो हम सब ने क्रिकेट मैच में देखा है ना? पर इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? सोचिए, खिलाड़ी ऐसा करके असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल सही। इसका जवाब है न्यूटन का दूसरा नियम। देखिए, सारा खेल समय का है। हाथ पीछे खींचकर फील्डर गेंद को रोकने का समय यानी टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देता है। और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जब समय बढ़ता है तो बल यानी फोर्स का असर कम हो जाता है। मतलब हाथों पर चोट लगने का चांस भी कम हो जाता है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही कॉमन और सीधा सवाल है। किस एंगल पर फेंकने से कोई चीज सबसे दूर जाएगी? और इसका सही जवाब है 45 डिग्री। ये सीधे सीधे फॉर्मूला पर बेस्ड है। रेंज के फॉर्मूला में sin 2 थीटा आता है। रेंज तभी मैक्सिमम होगी जब sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि 1 होती है। और ये तब होता है जब 2 थीटा बराबर हो 90 डिग्री के। मतलब थीटा हुआ 45 डिग्री। सिंपल। चलिए अब बात करते हैं उन फोर्सेस की जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, और उस रेजिस्टेंस की जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अब जरा कॉस्मिक स्केल पर सोचते हैं। वो कौन सा फोर्स है जो ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में बांधे रखता है? इसका सही जवाब है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रिपिटल फोर्स। किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए जो उसे सेंटर की तरफ खींचे। ग्रहों के लिए ये काम सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल करता है। याद रखिए, अभिकेंद्री एक रियल फोर्स है, जबकि अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक आभासी बल है जो इनर्शिया के कारण महसूस होता है। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हम सब जानते हैं कि किसी चीज को रोल करना स्लाइड करने से आसान है, पर क्यों? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? और वजह यह है कि लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत बहुत कम होता है। फ्रिक्शन की हायरार्की हमेशा याद रखिए। सबसे ताकतवर है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आता है स्लाइडिंग, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। पहिए का आविष्कार इसी एक प्रिंसिपल पर तो आधारित है। चलिए अब हम चलते हैं प्रकाश यानी लाइट की फैसिनेटिंग दुनिया में, और देखते हैं कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं। रेगिस्तान का मिराज ये सिर्फ एक आंखों का धोखा नहीं है, इसके पीछे सॉलिड फिजिक्स है। सोचिए, जब लाइट अलग अलग तापमान वाली हवा की परतों से गुजरती है तो क्या होता है? सही जवाब है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है कि रेगिस्तान में जमीन के पास की हवा गर्म होती है और ऊपर की ठंडी। जब लाइट ठंडी हवा से गर्म हवा में जाती है तो वो बेंड होती है और एक खास एंगल पर वो वापस मुड़ जाती है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी से हमें पानी होने का भ्रम होता है, और यही प्रिंसिपल हीरे की चमक और ऑप्टिकल फाइबर्स में भी काम करता है। अगला सवाल है मायोपिया पर। याद करिए,
मायोपिया में पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर दूर की धुंधली। इसे ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा? और सही जवाब है अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस। मायोपिया में होता ये है कि आंख का लेंस लाइट को ज्यादा बेंड कर देता है, जिससे इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत है जो लाइट रेज को थोड़ा फैला दे, मतलब डाइवर्ज कर दे, ताकि इमेज सही जगह यानी रेटिना पर बने। और ये काम करता है अवतल लेंस। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। हमारा फाइनल सेक्शन है वेव्स और साउंड पर। ये साउंड की एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी पर सवाल है। बताइए, साउंड वेव्स कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकती? बिल्कुल सही जवाब है निर्वात यानी वैक्यूम। देखिए, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, मतलब उसे चलने के लिए किसी सहारे, किसी मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई सॉलिड। और वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स होते ही नहीं, इसीलिए वहां साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जबकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं। सोचिए, जब कोई एम्बुलेंस तेजी से आपकी तरफ आती है और फिर दूर चली जाती है, तो उसकी आवाज कैसे बदलती है? उसी फिनोमेनॉन का नाम पूछा गया है। इस फिनोमेना को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। जब एम्बुलेंस पास आती है तो साउंड वेव्स दब जाती हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आवाज तीखी लगती है। जब वो दूर जाती है तो वेव्स फैल जाती हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आवाज मोटी लगती है। और ये सिर्फ साउंड पर ही नहीं, लाइट पर भी लागू होता है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स दूर की गैलेक्सीज की गति का पता लगाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये महाअभ्यास पूरा हुआ। इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले इन की पॉइंट्स पर एक नज़र डाल लीजिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो रिवीजन के टाइम पे आपके बहुत काम आएंगी। अब खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, कौन सा टॉपिक सबसे चैलेंजिंग लगा? जो भी जवाब हो, बस वहीं से अपनी अगली तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अपनी कमजोरी को पहचानना ही सफलता की ओर नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ की दुनिया ये पूरी तरह से बिजली की शक्ति पर चलती है। पर कभी ये सोचा है कि ये जो एक अदृश्य शक्ति है, जो हमारे फोन को चार्ज कर रही है, हमारे घरों में रोशनी कर रही है, ये असल में है क्या? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और समझेंगे कि ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट आखिर काम कैसे करती है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। सोचिए, जैसे ही कोई कमरे में आके स्विच ऑन करता है, तो उन तारों के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है? कोई जादू है क्या कि पलक झपकते ही बल्ब जल उठता है या पंखा तेजी से घूमने लगता है? आज हम इसी क्यों और कैसे के पीछे का विज्ञान जानेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा का सबसे सीधा, सबसे सरल मतलब है आवेश का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। जी हाँ, बस इतना सा ही है। इसे और मुश्किल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये असल में है क्या? ये है किसी भी चालक यानी कंडक्टर, जैसे कि हमारे घरों में लगे तांबे के तार, उसके अंदर छोटे छोटे आवेशित कणों की एक ऑर्गेनाइज्ड, एक डिसिप्लिन्ड चाल है। अब इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना पानी के बहाव से करना। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है पानी का बहाव, जैसे पानी के अणु एक पाइप के अंदर बहते हैं ना, ठीक बिल्कुल उसी तरह दूसरी तरफ है विद्युत आवेश, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो एक तार के अंदर बहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि विद्युत धारा असल में कुछ और नहीं, बल्कि तारों के अंदर बहने वाली एक अदृश्य नदी है। अच्छा, तो अगर ये एक नदी है तो मन में दो सवाल आने लाजमी है। पहला कि इस बहाव की रफ्तार को हम मापते कैसे हैं, और दूसरा, भाई ये नदी बहती किस दिशा में है। चलिए अब एक एक करके इन दोनों ही जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं। तो देखिए, विद्युत धारा को मापने की जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है यानी एसआई यूनिट, वो है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। अब एक एम्पियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि तार के किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है। तो परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि एम्पियर हमें बस ये बताता है कि चार्ज कितनी तेजी से बह रहा है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा एम्पियर उतनी ही तेज धारा का प्रवाह। अब आता है एक ऐसा पॉइंट जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए, असल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। लेकिन एक पुरानी परंपरा के कारण जब बिजली की खोज हुई थी,
तब ये मान लिया गया था कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहता है। इसी को हम कहते हैं परंपरागत धारा यानी कन्वेंशनल करंट। और मजे की बात यह है कि आज भी हम अपने सारे कैलकुलेशंस में, सारे सर्किट डायग्राम्स में इसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, परंपरागत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहाव की दिशा से ठीक उल्टी होती है। अच्छा, अब इस आवेश की नदी को बहने के लिए और अपना काम करने के लिए, जैसे कि एक बल्ब जलाना हो या पंखा घुमाना हो, इसके लिए एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए होता है। और विज्ञान की भाषा में इसी पूरे रास्ते को हम कहते हैं विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है एक बंद परिपथ या क्लोज्ड सर्किट। जरा ध्यान से देखिए, जब स्विच बंद होता है और यहाँ बंद का मतलब है ऑन, तो ये एक जुड़े हुए पुल की तरह काम करता है। रास्ता कंप्लीट हो जाता है, आवेश की वो नदी बिना रुके बहने लगती है और नतीजा हमारा बल्ब जल उठता है। और इसके ठीक उलट, जैसे ही स्विच को खोलते हैं, मतलब कि ऑफ करते हैं, तो ये रास्ता बीच में से टूट जाता है। ये बिल्कुल एक उठे हुए ड्रॉब्रिज जैसा है जो नदी के बहाव को पूरी तरह से रोक देता है। अब जब आवेश का बहाव ही रुक गया तो जाहिर सी बात है बल्ब भी बुझ जाता है। इसी को कहते हैं खुला परिपथ या ओपन सर्किट। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो पॉइंट्स जो सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहे वो एग्जाम फ्लैश कार्ड पॉइंट्स, इन्हें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला पॉइंट, विद्युत धारा क्या है? ये है आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट क्या है? जवाब है एम्पियर यानी ए। तीसरा सवाल, इसे किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं? वो है एमीटर। चौथा, और ये सवाल तो बहुत ही बार पूछा जाता है, एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? हमेशा श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में। पांचवा, कन्वेंशनल करंट की दिशा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और आखिरी छठा पॉइंट, करंट को बहने के लिए क्या चाहिए? एक बंद परिपथ, अ क्लोज्ड सर्किट। तो अब जब हम इस अदृश्य शक्ति के बेसिक प्रिंसिपल को समझ चुके हैं, तो एक सवाल मन में आता है कि हमारी दुनिया में और कहाँ-कहाँ इसके असर हमें देखने को मिलते हैं। इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। हमारे शरीर के अंदर नसों में बहने वाले नर्व इम्पल्सेस से लेकर आसमान में कड़कने वाली बिजली तक, ये शक्ति हर जगह है। इसके बारे में और सोचिएगा, अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जगाए रखिएगा, क्योंकि विज्ञान की दुनिया सच में अद्भुत